बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। सबसे पहले एक अफसोसनाक खबर है पाकिस्तान के लिए। एक के बाद एक शर्मिंदगी वाला ही मामला होता है। जब से ये हुकूमत आई है कोई अच्छी खबर सुनने को मिलती नहीं है। अब हुआ ये है और ये बड़ा लो मामला हो गया है। किसी एक मुल्क के सफ़ीर को अगर दूसरे मुल्क में दाखिल ना होने दिया जाए या तीसरे मुल्क में दाखिल ना होने दिया जाए तो ये सफारती नुक्ता नज़र से बड़ी कमज़ोर डिप्लोमेसी होती है और ये नाकामी की अलामत होती है। अमेरिका की तरफ ट्रैवल किया जी तुर्कमानिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर एहसन वगान साहब ने, और ये अमेरिका के लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर पहुंचे और इमिग्रेशन ने इनको रोक लिया और इनको वापस डिपोर्ट कर दिया। अब ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी नाकामी है। इससे पहले शहबाज शरीफ साहब शुक्रिया अदा कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप का कि जनाब हमने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, दहशतगर्द आपको पकड़ के दिया है। वो जो दहशतगर्द पाकिस्तान ने पकड़ के दिया अमेरिका को, वो चला गया सीधा अमेरिका में। दहशतगर्द को अमेरिका ने अपने मुल्क में ले लिया और उसको अपने मुल्क के अंदर लेकर चले गए। लेकिन जो पाकिस्तान का सफ़ीर है वो काबिल कबूल नहीं है अमेरिका के लिए। याद रखिएगा, जो सफ़ीर होते हैं ना, पूरी दुनिया में ट्रैवल करते हैं, इनके पास जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट हैं वो आम पाकिस्तानियों वाले नहीं होते। ये डिप्लोमेट्स होते हैं, तो इनके डॉक्यूमेंट्स भी जो हैं वो स्पेशल होते हैं। और इनको रोकने का मतलब ये होता है, यदि इसका मतलब होता है, ऐसा नहीं है कि इनको कोई ऐसे ही रोक लेता है। इनको रोकने के पीछे बड़ा स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए। और अमेरिका जो है वो वैसे भी पाबंदियां लगाने जा रहा है। जो पाबंदियां लगाने जा रहा है उसके हवाले से ARY की खबर पड़ी हुई है मेरे पास कि जो सफरी पाबंदियां अमेरिका किन किन मुल्कों पे और क्यों लगाने जा रहा है। बहरहाल ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सफारती नाकामी है। इस पर भी शहबाज शरीफ साहब को फ़ोन करके तो डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जनाब बड़ी मेहरबानी है आपकी, आपने हमसे दहशतगर्द भी ले लिया और हमारा सफ़ीर वापस कर दिया, सफ़ीर को आपने डिपोर्ट कर दिया और उसको अपने मुल्क में आपने एंट्री नहीं दी। तो ये ताल्लुकात के अंदर कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जो विल्सन ने फिर से ट्वीट किया, देखें जो विल्सन की खामोशी थी तो ऐसा शायद लोग तासुर दे रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर दिया तो अब जो विल्सन भी चुप हो गया। लेकिन उसने फिर ट्वीट किया फ्री इमरान खान का, और वो अपनी डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल करके बैठा हुआ है अपने बिल को लेकर के। और जो विल्सन ने पाकिस्तान कि जो ओवरसीज मौजूद हैं अमेरिका में, उन्होंने ये क्लेम किया कि जो विल्सन ने उनको ये कहा कि मैं जो कर रहा हूं वो मैं अपनी जाती तौर पे नहीं कर रहा हूं, मेरी पार्टी की कॉन्सेंट इसके अंदर शामिल है। ये ओवरसीज पाकिस्तानी ने मुझे फोन करके ये दावा किया कि उनको जो विल्सन ने ये बात कही थी। बहरहाल देखते हैं कि क्या होता है। उन्होंने दोबारा से ये नारा बुलंद कर दिया कि फ्री इमरान खान। ये एक नाकामी है और मैंने आपके सामने रख दी। ये पाकिस्तान के सफ़ीर को अमेरिका से डिपोर्ट किया गया। शहबाज शरीफ साहब को अब शुक्रिया अदा कर देना चाहिए अमेरिका का। नाज़रीन एक और ख़बर है, और लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सफरी पाबंदियों के हवाले से क्या खबर है मेरे पास। ये जनाब ARY के ऊपर छपी है और ARY बता रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सफरी पाबंदियों का हुक्मनामा आज जारी किया जाएगा। और ARY न्यूज़ के मुताबिक अमरीकी सफरी पाबंदियों में मुमकिन तौर पर शामिल ममालिक के नाम सामने आ गए हैं, जिनमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान और लबनान शामिल हो सकते हैं। लीबिया, फ़लस्तीन, सोमालिया, सूडान, शाम, यमन सफरी पाबंदियों का शिकार ममालिक में मुमकिन तौर पर शामिल हैं। जनूबी कोरिया, क्यूबा, हेटी और वेनेजुएला, ये कौन से मुल्क है जिनके साथ हमें शामिल करवा दिया है? इंडिया के ऊपर तो सफरी पाबंदियां नहीं लग रही, बाकी मुल्कों में तो नहीं लग रही, श्रीलंका पे भी नहीं लग रही, बांग्लादेश में भी सफरी पाबंदियां नहीं लग रही। पाकिस्तान के ऊपर सफरी पाबंदियां क्यों लग रही हैं? यानी ईरान के साथ तो अमेरिका का मसला समझ आता है, पाकिस्तान तो अमेरिका का नॉन नेटो अलाई है, फिर भी पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लग रही हैं। तो ये पाकिस्तान की हुकूमत की नाकाम खारजा पॉलिसी है और इनको ये बात तस्लीम करनी पड़ेगी। अगर तो ये पाबंदियां लगती हैं तो हुकूमत की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। अगर ये पाबंदियां लगने से पाकिस्तान बच जाता है तो ये अमेरिका की बड़ी मेहरबानी होगी और हुकूमत की बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन ये ARY की न्यूज़ है, मैंने आपको पढ़ के बता दी है। अब मंजन पता है ये हुकूमत कैसे बेच रही है? मैं एक खबर आपको बताता हूँ, ये आप खबर देखिए। ये जनाब तलाल चौधरी साहब हैं, ये पुराना मंजन बेचने की कोशिश कर रहे हैं। पहले मैं आपको मंजन बताता हूं वो कौन सा बेच रहे हैं। ये देखें जी, ये है खबर। इसमें कह रही थी दहशतगर्दी की जंग में पाकिस्तान दुनिया की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान इस जंग में नाकाम हुआ तो पूरी दुनिया गैर महफूज हो जाएगी। दुनिया को हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा, फिर दुनिया भी महफूज हो सकती है। तलाल चौधरी, ये वो मंजन है जो पाकिस्तान ने बड़ा बेचा है दुनिया को कि जनाब हम सारी दुनिया की जंग लड़ रहे हैं, अगर हम नाकाम हो गए तो सारी दुनिया नाकाम हो जाएगी। क्यों भाई? यानी अफगानिस्तान के अंदर जंग चल रही थी, ईरान के अंदर टके की दहशतगर्दी है, कोई चीज़ नहीं हुई। उस तरफ आप चले जाएं, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कुछ भी नहीं हुआ वहां पे। आगे चले जाएं, अज़रबैजान, कुछ भी नहीं हुआ वहां पे।
तो पाकिस्तान के अंदर अगर दहशतगर्दी हो रही है तो दुनिया इससे क्यों इफेक्ट होगी? जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है तो इंडिया में कुछ नहीं होता, चीन में कुछ नहीं होता, ईरान में कुछ नहीं होता, बांग्लादेश में कुछ नहीं होता, श्रीलंका में कुछ नहीं होता, बाकी सेंट्रल एशिया में कुछ नहीं होता। ये सामने आपके समंदर पार जो है वो सऊदी अरब है, बल्कि दो मुल्क तो बहुत करीब है, एक ओमान है और एक यूएई है, उन्हें भी कुछ नहीं होता। तो ये चूरन हमने दुनिया को पहले बहुत बेचा है कि जनाब अगर आपने हमारा साथ ना दिया तो ये दहशतगर्दी आपके मुल्कों तक पहुंचेगी। उधर फलस्तीन में गजा के अंदर जंग लगी हुई है और पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो सुकून से बैठा हुआ है। शाम के अंदर रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों कत्ल हो रहे हैं, उर्दन के अंदर कोई मामला ही नहीं किसी को पता, मिस्र के अंदर कुछ नहीं है। तो मुल्कों ने अपने बॉर्डर्स बड़े महफूज कर लिए हैं। हम दुनिया को पहले ये बेवकूफ़ बनाते थे और वो दुनिया इसलिए बन जाती थी, उनके यहाँ ज़्यादा मफादात थे। अमेरिकन खुद आए हुए थे अफगानिस्तान के अंदर, तो उस वक्त जब हम कहते थे कि हम अमेरिका की जंग लड़ रहे हैं, दुनिया की जंग लड़ रहे हैं, पूरी दुनिया को दहशतगर्दी से हम बचाना चाहते हैं, तो तब वो ये सोचते थे हमारे फौजी हैं यार इन मुल्कों के अंदर, तो इनकी बात सुन लो। अब वो क्यों सुनेंगे? अब तो उनके यहाँ बंदे ही नहीं मर रहे, बल्कि उन्होंने तो ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है अपने शहरियों को कि जनाब आपने फलां फलां इलाकों में पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं जाना और इन चीज़ों से आपने पाकिस्तान में बच के रहना है, बल्कि गैर ज़रूरी सफ़र ही ना करें आप पाकिस्तान के अंदर, ताकि आपकी जान महफूज रह सके। ये अमेरिका ने एडवाइजरी जारी की है। तो हमने ना ये बड़ा मंजन बेचा है दुनिया को, डरा डरा के जनाब दहशतगर्दी आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। दुनिया को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको इस दहशतगर्दी को खुद एलिमिनेट करना पड़ेगा। जो जनरल बाजवा बाई डिज़ाइन पाकिस्तान के अंदर अस्करियत पसंदों को लेकर आए हैं, तो अब अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ बैठें, उनके साथ बातचीत करें, उनके साथ तय करें कि जनाब आप उस तरफ से देखें, हम इस तरफ से देखते हैं, हम आपके शिकवे दूर करते हैं, आप हमारे शिकवे दूर करें। लिहाजा दहशतगर्दी को कंट्रोल करके रोका जाए और आइंदा दहशतगर्दी का सद्देबाब किया जाए। पाकिस्तान के अंदर तो बेशुमार इलाके ऐसे हैं, मैं आपको बताऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे। उमर अयूब साहब जो अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने यहां पे एक स्टेटमेंट जारी किया हुआ है और वो स्टेटमेंट अगर आप गौर से पढ़ें और सुने तो आपके 14 तबक रोशन होने चाहिए बतौर पाकिस्तानी। और ये पाकिस्तान की रियल सिचुएशन है। फजलुर रहमान साहब ने कहा कि बलूचिस्तान में ये हालत है कि खुदा ना खास्ता वहां पे अगर वो अलहदगी पसंद ये कह दें कि हमने अलग मुल्क बना लिया तो अक़वाम मुत्तहिदा उनके साथ खड़ा हो जाएगा। ये फजलुर रहमान साहब ने कहा है, दुनिया उनके साथ खड़ी हो जाएगी। उनका देखें ग्राउंड वर्क तो उनका पूरा है अलहदगी पसंदों का। लिहाजा ये करने की बजाय जो बलूचिस्तान के नौजवान हैं उनकी बात सुने। इसी तरह हम बंगालियों की बात नहीं सुनते थे, हमने नुकसान उठाया, ये बड़ा अफसोसनाक काम हुआ था। मैं जरा अपोजिशन लीडर का जो स्टेटमेंट है ना वो पहले आपके सामने रखता हूं। उसके बाद चीनी चोरी का जो ये दावा करते थे, चीनी चोर कहते थे, इन्होंने अब चीनी के साथ क्या किया वो मैं आपको बाद में बताता हूं। लेकिन पहले आप ये देखें कि उमर अयूब साहब ने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, ये मैं आपके सामने अब रखने वाला हूं। पहला स्टेटमेंट उमर अयूब साहब का, वो कहते हैं शहबाज रजीम की किस बात पर शहनाइयां बजाई जा रही हैं। ये जो शहबाज शरीफ का रजीम है किस बात की शहनाइयां बजा रहा है? एक साल में उन्होंने 4000 अरब मजीद कर्ज कौम पर चढ़ा दिया है। यह हुकूमत नाकाम तरीन हुकूमत है, महंगाई अवाम को तबाह कर रही है। ये भी फिगर उन्होंने कम बताया, एक साल में इतना नहीं है, ये 7-8 महीने का मैंने डाटा दिया था तो 3200 अरब का वो बन रहा था डाटा, तो ये तो इससे ज़्यादा का फिगर बनता है। लेकिन इन्होंने बड़ी तबाही फेरी है, बहुत तेज़ी से इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर जो है इस हुकूमत ने कर्जा चढ़ाया है। और साथ में उन्होंने कहा जी कि इन्होंने SIFC नामी अजदहा पाला हुआ है। SIFC की कारकर्दगी 0 बेटा 0 है। पिछले 2 सालों में 1 रुपया भी डायरेक्ट बैरूनी इन्वेस्टमेंट नहीं आई। बनाया था जी हम इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे बैरूनी दुनिया से, अब कहाँ इन्वेस्टमेंट लेकर आए? कौन सी इन्वेस्टमेंट आई है? सुनाए तो हमें सैकड़ों अरब थे। वो जेंट्री बीच एक वो आया था, एक अमरीकी सरमायाकार, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जनाब अमरीकी सरमायाकार जेंट्री बीच पाकिस्तान आया, वज़ीर आज़म से भी मुलाकात की, आम तरीन शख्सियात से मिलता रहा, इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवा दी, इसको जो है वो टॉक शो के अंदर बिठा दिया, इसको पाकिस्तान में हीरो बना दिया कि अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ रही है। 100 अरब डॉलर की बात की गई, वो बंदा ही गायब है। बल्कि उल्टा अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर अपने बंदों को मना कर दिया कि आपने वहां पर ट्रैवल नहीं करना, उन्होंने एडवाइजरी जारी कर दी है। और उसके बाद ये बंदा और मुल्कों में जाता रहा, वहां पर भी ऐसे ही इन्वेस्टमेंट के वादे करके आ गया है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप के साथ इसकी कोई फोटो शोटो है, ये उनके बेटे के साथ किसी के साथ मुबैना तौर पे शिकार विकार भी खेलता है। बहरहाल उमर अयूब साहब ने भी SIFC के ऊपर तनकीद की है, आसिफ अली जरदारी ने भी की है। आसिफ अली जरदारी साहब ये जो सिंध के पानी के हवाले से बात कर रहे हैं, ये SIFC का एक प्रोजेक्ट है जिससे वो इख्तलाफ कर रहे हैं। और देखें ना, आसिफ अली जरदारी सारी फोर्सेस के सरबराह है, लेकिन जब उन्होंने पार्लियामेंट के मुश्तरका सेशन से खिताब किया तो
आर्मी चीफ नहीं आए। बल्कि आप ये देखें कि पीपल्स पार्टी के लोग शिकवा करते हैं जब पंजाब में भी जरदारी साहब जाएं तो मरीम नवाज इस्तकबाल नहीं करती, बल्कि हार्स एंड कैटल शो में सदर पाकिस्तान को नहीं बुलाया बल्कि आर्मी चीफ को बुलाकर उनका इस्तकबाल करती हैं मरीम नवाज। आर्मी चीफ का मरीम नवाज इस्तकबाल करती हैं, सदर पाकिस्तान का इस्तकबाल नहीं करती। ये गिले शिकवे जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग कर भी रहे हैं। इनका गैर जमहूरी तर्ज अमल है। ये नवाज शरीफ ने भी ऐसी ही सियासत की थी, इन्होंने भी ऐसी ही सियासत की है, ये ऐसे ही करते हैं। उमर अयूब साहब की बात हो रही थी, उन्होंने कहा जी बलूचिस्तान के 8 अजला में सिक्योरिटी की आमदोरफ्त बंद हो चुकी है। ये अलार्मिंग है। बलूचिस्तान के 8 ज़िले ऐसे हैं, उमर अयूब साहब कह रहे हैं, जहां पे सिक्योरिटी की आमदोरफ्त बंद हो चुकी है। सिक्योरिटी इदारे अब वहां नहीं आ जा रहे। कोयटा में पिछले 3 दिनों से सिक्योरिटी लॉकडाउन चल रहा है। ये जनाब उमर अयूब साहब का दावा है। इसके अलावा उन्होंने एक और बात की कि बलूचिस्तान के एक बॉर्डर से 550 अरब की पेट्रोलियम स्मगलिंग हो रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? बॉर्डर से जो स्मगलिंग होगी उसका जिम्मेदार तो फिर बॉर्डर पे खड़ी हुई फोर्स है, उनकी जिम्मेदारी है। तो बॉर्डर पे कौन खड़ा है? कौन स्मगलिंग होने दे रहा है? कौन पेट्रोलियम मसनूआत को पाकिस्तान में आने दे रहा है? ये ईरान से आता है और ईरानी तेल पाकिस्तान में आकर बिकता है और इसके अंदर बेशुमार खांचे हैं। ये तेल लगातार आता है। मैंने बेशुमार गाड़ियां देखी हैं ग्वादर में, सराउंडिंग में, यहाँ बलूचिस्तान में मैं रहा भी हूं, तो बहुत तेजी से गाड़ियां आ रही होती हैं। नीले रंग के इनके ऊपर बड़े बड़े डब्बे लगे हुए होते हैं। ये डबल केबन गाड़ियां होती हैं, कुछ दूसरी गाड़ियां होती हैं। ये 4x4 गाड़ियां डेजर्ट्स के अंदर चलती हुई आ रही होती हैं। इन्होंने कच्चे पक्के अपने अलग अलग रास्ते बनाए हुए हैं और ये गाड़ियां ईरानी तेल लेकर आती हैं पूरे बलूचिस्तान में, इवन सिंध के अंदर और बहुत सारी जगहों पर ये तेल बिकता है और ये खैबर पख्तूनख्वा तक पहुंचता है ये तेल। तो ये जो तेल स्मगलिंग हो रही है, अब ये आता तो बॉर्डर से गुजर के है ना, तो बॉर्डर के ऊपर जो है वो फोर्सेस खड़ी हैं। अब उमर अयूब साहब ये पूछ रहे हैं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है और कैसे ये तेल आ जाता है। उमर अयूब साहब ने एक और बात भी उठाई है और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। उन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी और उसका बेटा सिंध का पानी बेच रहे हैं। पीका एक्ट इन बाप बेटे ने मिलकर मंजूर करवाया है। सिंध में पीपल्स पार्टी ने करप्शन को वो अरूज दिलवाया है जो कभी नहीं देखा गया। अब नाजरीन, ये इमरान खान साहब को कहते थे कि चीनी चोर, चीनी चोर, हालांकि जहांगीर तरीन की वजह से कहते थे, तो जहांगीर तरीन आज किसके साथ है? जहांगीर तरीन की पार्टी बनवाई गई और वो पार्टी आज इन्हीं के साथ है। लेकिन आप इनका अजीबोगरीब काम देखें कि इन्होंने चंद महीने पहले चीनी को एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी। उस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने लोग समझदार हैं उन सब ने हुकूमत को कहा कि आप चीनी को एक्सपोर्ट करने की इजाज़त ना दें। जब चीनी पाकिस्तान से बाहर चली जाएगी तो इसमें कुछ माफियाज तो पैसा कमा लेंगे। ये जो शुगर मिल माफिया है ये तो पैसा कमा लेगा, लेकिन आम आदमी का क्या बनेगा? आम आदमी को चीनी महंगी मिलेगी। तो उस वक्त हुकूमत ने कहा जी हम तो 2 रुपए भी महंगी नहीं होने देंगे। तो अब चीनी की कीमत जो है वो तकरीबन 30 रुपए तक महंगी हो गई। 170 रुपए किलो तक चीनी की कीमत पहुंच गई है। 2 रुपए कहां होनी थी, 30 रुपए महंगी हो गई है। अब वही हुकूमत दोबारा क्या फैसला कर रही है कि कीमतों में इजाफे को रोकने के लिए चीनी दरामद करने का फैसला कर लिया गया। अब बाहर से मंगवाएंगे। पहले यहां से भेजकर माल बनाया, अब बाहर से मंगवा कर माल बनाएंगे। अंदाजा कीजिए आप कैसी हुकूमत है ये। यानी पाकिस्तान के अंदर हमारी जरूरत के लिए काफी चीनी मौजूद थी, पहले ये किया कि इस चीनी में से चीनी को बैरून मुल्क भेज दिया, उसमें माल बना लिया ना, बाहर भेज दी। सबने समझाया कि यार ये चीनी कम हो जाएगी, पाकिस्तान में कीमत बढ़ जाएगी, और नहीं जी नहीं बढ़ेगी, चलेगी चीनी बाहर। और अब जनाब वही चीनी दोबारा इंपोर्ट कर रहे हैं और वो वाली क्वालिटी भी नहीं है। पाकिस्तान की जो चीनी की क्वालिटी बहुत अच्छी। बहरहाल चीनी दोबारा इंपोर्ट कर रहे हैं बैरून मुल्क से और उसके अंदर भी अब कमीशन बनाया जाएगा, माल बनाया जाएगा। तो ये इस हुकूमत की टोटल औकात और इनकी समझ है। अब ये जो दिहाड़ी लगी है इसका कौन जवाब देगा? एक और अजीबोगरीब चीज मैं देख रहा था, गूगल के ऊपर हैरान कुन हद तक पाकिस्तानी करेंसी में गिरावट की निशानदेही हुई है। बाकी जो साइट्स हैं वो इसके ऊपर कंफर्मेशन नहीं दे रही अभी, मे बी एक आधे दिन में पता चल जाए। लेकिन जो गिरावट यहां पे नजर आ रही है वो तो 300 रुपए का डॉलर नजर आ रहा है। इसी तरह यानी अगर डॉलर 300 तक पहुंच गया तो ये तो बहुत अफसोसनाक होगा, लेकिन गूगल इसको शो कर रहा है। और हो सकता है कोई उनकी ग्लिच हो उनकी वेबसाइट का, गूगल का, लेकिन ये आज के दिन में पता चल जाएगा। नॉर्मली गूगल ऐसी गलती करता नहीं है। नाज़रीन, इमरान खान साहब के हवाले से एक और खबर है कि कोशिश की जा रही है कि वो अपनी पार्टी के लोगों से ना मिलें। देखें, पार्टी ने ये फैसला किया है मुबैना तौर पे कि दोबारा से मुज़ाकरात के पीछे जाएंगे
और इमरान खान साहब को मनाने की कोशिश की जाएगी कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने दें। मुझे नहीं लगता इमरान खान साहब मानेंगे। पहले भी ट्रक की बत्ती के पीछे बड़ा लंबा अरसा लगाया गया और वक्त ज़ाया किया गया। इमरान खान साहब चाहते हैं कि एहतजाजी सियासत हो और सड़कों के ऊपर अवाम निकले, क्योंकि देखें अदालतों के ऊपर से तो अब बिल्कुल तकिया ख़त्म हो गया। अदालतें तो इंसाफ दे नहीं सकती, पार्लियामेंट जो है उसके ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल है, निज़ाम पूरी तरह से यरगमाल बना दिया गया है, मीडिया आवाज़ उठा नहीं सकता। एक डॉक्टर ने बेचारे ने बात की, उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया। तो हर आदमी को पीसने की तैयारी की जा रही है। इमरान खान से मुलाकातों को रोकने का मकसद या कुछ और, ये सवाल उठाया गया है कि इमरान खान के खिलाफ बर्क रफ्तारी से जो बहुत तेज़ी से केसेस चल रहे थे, उन जेल ट्रायल्स को अचानक ब्रेक लग गई है। अडियाला जेल में कल होने वाला, यानी आज के दिन में होने वाला तोशाखाना 2 केस की समाअत एक मरतबा फिर मनसूख कर दी गई। तोशाखाना 2 केस ये पहले बड़ी जल्दी जल्दी चलाते थे कि जनाब चलाओ जल्दी जल्दी इमरान खान को सजाएं देनी है, जब वक्त आता है सजा देने का फिर बहुत तेज चलाते हैं, लेकिन आजकल नहीं चला रहे। और इमरान खान साहब की मुलाकातें रोकी हुई हैं ताकि वो सहाफ़ियों के साथ बात। देखिए यहां पे होता क्या है, जब अदालत में केस चलता है ना, अडियाला जेल के अंदर जज आता है तो वहां पे सहाफ़ी भी जाते हैं, वहां पे पॉलिटिकल लोग भी जाते हैं, जो लोग वकील हैं वो भी वहां पहुंचते हैं। तो इमरान खान साहब को बात करने का मौका मिलता है। जब इमरान खान साहब बात करते हैं ना तो वो बातें रिपोर्ट होती हैं, लिहाजा बातें रिपोर्ट होने से रोकी जा रही हैं। और इसके पीछे रीज़न ये है कि इमरान खान साहब शायद कुछ फैसले बताना चाहते हैं या कुछ चीज़ें सुनाना चाहते हैं। यानी जब भी इमरान खान साहब कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहते हैं या कोई अहम मौके आते हैं, उस वक्त इमरान खान साहब को तनहा किया जाता है और कोशिश की जाती है कि वो कम से कम बातचीत कर सकें अवाम के साथ, उनकी इंटरेक्शन कम से कम हो। डायरेक्ट तो वो बेचारे इमरान खान साहब बात ही नहीं कर सकते, सामने नज़र ही नहीं आते, ना उनकी आवाज़ आती है। बस इसी तरह मीडिया के ज़रिए से कुछ सहाफ़ी कोई बात सुन के आ जाते हैं या वकला कोई बात सुन के आ जाते हैं, वो उनके ट्विटर के ऊपर शेयर हो जाती है। इसके अलावा तो और कोई रास्ता ही नहीं है। नाज़रीन, पाकिस्तान पे IMF का डंडा भी चल रहा है और एक खबर के मुताबिक 5 से 7 इदारे हम बेच देंगे। ये पाकिस्तान की हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी कराई है कि जनाब आप हमें कर्जा दे दें। IMF जो है वो बड़ी सख्त शराइत रख रहा है। वो ये कह रहा है जी पैसा इकट्ठा करके दिखाओ। अब तो पैसे ही इकट्ठा नहीं कर पा रहे, ना आपका मुल्क तरक्की कर रहा है, ना आपका मुल्क आगे बढ़ रहा है, सियासी इस्तेहकाम मुल्क के अंदर है नहीं। अभी थोड़ा अर्सा पहले जो उनका वफ्द आया था वो जो चीज़ें देख कर गया है, उससे पहले यूरोपीय यूनियन का एक वफ्द आया था, वो भी चीज़ें देख कर गया है। तो सिचुएशन उतनी अच्छी है नहीं। अब मामला ये है कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो उन्हें यकीन दिला रही है कि जनाब हम बेच देंगे, हम PIA को भी बेच देंगे, 2-3 हमारे मालियाती इदारे हैं उनको भी बेच देंगे, हमारी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं हम उनको भी बेच देंगे, और हम ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड को भी बेचने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा जी कि हम रोजवेल्ट होटल है उसको भी बेच देंगे अमेरिका में, और ये PIA की मलकियत है, इसको जो ना पहले दिया हुआ था अब उसको बेचने की बात कर रहे हैं, और न्यूयॉर्क सिटी में। तो वो कह रहे हैं जी हम हर चीज़ बेच देंगे लेकिन पैसे पूरे करेंगे। अब देखिए चीज़ें बेच कर आप पैसे कब तक पूरे कर सकते हैं? पैसे पूरे होने चाहिए जब पाकिस्तान में मईशत का पहिया चलेगा ना। जितनी तेज़ी से पैसों की सर्कुलेशन होगी, जितना ज़्यादा कारोबार पाकिस्तान में बढ़ेगा, रियल स्टेट का बिजनेस बढ़ेगा, पाकिस्तान में ज़राअत का बिजनेस बढ़ेगा, तजारत पाकिस्तान के अंदर बढ़ेगी, ख़रीदो फरोख्त जो है वो तेज़ होगी। जब ये सारा कुछ होगा ना तो मनी फ्लो तेज़ होगा, उसमें हुकूमत को ज़्यादा टैक्सेस इकट्ठे होंगे, हुकूमत ज़्यादा पैसा इकट्ठा करेगी तो हुकूमत को अपना कुछ बेचना नहीं पड़ेगा। लेकिन हो क्या रहा है, पाकिस्तान में लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो कारोबारी ज़िंदगी रुका हुआ है। हुकूमत जो है वो कुछ ना कुछ अदाद शुमार दिखाकर पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर लोगों को और इदारों को मुतमईन करने की कोशिश करती है। लेकिन अब ये सिलसिला ज़्यादा चल नहीं सकता ना, तो फिर आपने पैसे पूरे कैसे करने हैं? फिर आपने घर का सामान बेचना है, आपने अपने इदारों की निजीकारी करनी है, आपने चीज़ें बेचना शुरू कर देनी है कि जनाब ये भी लायबिलिटी है, इसको भी बेच दो, इसको भी बेच दो, इसको भी बेच दो, इसको भी बेच दो। तो जब आप इस तरह चीज़ें बेचेंगे उठा कर, तो आप कब तक बेचेंगे और कितनी चीज़ें बेचेंगे? अल्टीमेटली आपके पास चीज़ें खत्म हो जाएंगी। और फिर भी लोगों में अगर कॉन्फिडेंस ना आया और देन IMF ने आपको डिक्लेयर कर दिया दिवालिया, तो फिर आप कहां जाएंगे? फिर आपके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा उन ताकतों की सारी बातें मानने के अलावा जो बातें पाकिस्तानी कभी भी नहीं मानना चाहेंगे। तो गुजारिश सिर्फ इतनी है कि अवाम का एतमाद बहाल कीजिए, और उसका रास्ता फ्री एंड फेयर इलेक्शन से होकर गुजरता है। अब जो होना था हो गया, जैसा इलेक्शन आपने करवा दिया उसके बाद तो रास्ता ही कोई नहीं है ना। अब तो एस्टेब्लिशमेंट भी बंद गली में खड़ी है, उसे इस बात का पता है कि अगर हमने इलेक्शन के मामले को खोल दिया तो हम तो गद्दार हो जाएंगे, पाकिस्तानी हमें कभी माफ़ नहीं करेंगे और दुनिया के अंदर हमारी एक बदनामी हो जाएगी।
तो बेहतर यह है कि एक फ्री एंड फेयर नया इलेक्शन करवा दिया जाए और उस नए इलेक्शन में अवाम को अपनी मुंतखब हुकूमत दे दी जाए। लोगों में एतमाद आ जाएगा, पाकिस्तान के माशी और सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा, उससे पाकिस्तान बेहतर होना शुरू हो जाएगा। दहशतगर्दी के मामला को डायलॉग और प्रॉपर तरीके से पुलिस को, इंतजामिया को कॉन्फिडेंस देते हुए एक अच्छी कोऑर्डिनेशन के साथ ख़त्म किया जाए। नाज़रीन, अबू ज़र सलमान न्यादी साहब इमरान खान साहब के वकला की टीम में से हैं। इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की है। उन्होंने कहा जी इमरान खान क़यादत की नाअहली की वजह से नहीं, बल्कि मुल्क के जुडिशल प्रोसेस में एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत की वजह से जेल में। मैं आपको कई दफ़ा ये कह चुका हूं कि अगर अदालतें इंसाफ दे रही होती ना तो इमरान खान साहब अभी जेल से बाहर होते। देखिए, जब अदालत इंसाफ दे रही थी तो इमरान खान साहब 9 मई को गिरफ्तार हुए, 10 को छूट गए थे। लेकिन अब अदालतें इंसाफ नहीं दे पा रही, अदालतों को एस्टेब्लिशमेंट ने जकड़ा हुआ है और यही बात वो कह रहे हैं, जुडिशल प्रोसेस में एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत की वजह से इमरान खान साहब जेल में है। अच्छा, इसमें जो इमरान खान साहब की पार्टी है ना, वो वाला प्रेशर भी जनरेट नहीं कर सकी जो उनकी कैपेसिटी है। यानी जितनी अवामी ताकत उनके पास है वो उसको सही तरह इस्तेमाल नहीं कर सकी। अब आलिया हमजा साहिबा जो है वो इसके लिए कोशिश कर रही हैं, कुछ और लोग इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जुनैद अकबर साहब जोर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इंपैक्ट अभी तक आ नहीं रहा। अब देखना यह है कि आइंदा आने वाले दिनों में वो इंपैक्ट आता है या नहीं आता। कुछ खबरें और भी थी नाज़रीन, लेकिन वक्त की किल्लत है। इस वीलॉग को हम यहाँ ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीलॉग में आपको कुछ और बातें बताऊंगा। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।